everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में एक सीरीज़ चल रहा था प्रीवियसली जो कि है ब्रेन ट्रेन सीरीज़, और इस ब्रेन ट्रेन सीरीज़ में हम लोग जैम का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होता है ऑफ वेरियस टॉपिक्स वो हम लोग डिस्कस करते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल रहता है आप लोग के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होता है फॉर एमएससी लाइक जैम एंड अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस, उसके प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है. सो इन दिस चैनल ऑलरेडी ब्रेन ट्रेन सीरीज़ में 4 वीडियोस अपलोड हो चुका है, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 5 ऑफ दिस ब्रेन ट्रेन सीरीज़. आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है देन यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द आई बटन. और आज हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये जो वीडियो होने जा रहा है ये पार्ट 1 होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2021 का जो क्वेश्चंस आए थे जैम में वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और बाकी जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो हम लोग इन अपकमिंग वीडियोस डिस्कस करते रहेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. सो ये जो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये सब 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब 2021 जैम में आया है ये क्वेश्चंस. ठीक है. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है इन आवर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज. सो यहाँ पे पूछा गया है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल्स BF3 जिसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, वो प्लेनर ट्राइगोनल होता है, एंड CH4 जो कि एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ओके, इज. तो 4 ऑप्शन दिया गया है हम लोग को क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है. ठीक है. सो हम लोग को पता है फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी माइक्रोवेव एक्टिव क्या होना चाहिए, द मॉलिक्यूल शुड बी हैविंग ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट. मतलब फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी माइक्रोवेव एक्टिव उसमें क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, मतलब म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो दिस वाज द क्राइटेरिया फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी माइक्रोवेव एक्टिव. ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो यहाँ पे दिया गया है कि जो ऑप्शंस है उसमें से कौन सा मॉलिक्यूल माइक्रोवेव एक्टिव है या फिर IR एक्टिव है. सो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है बोथ BF3 एंड CH4 आर माइक्रोवेव एक्टिव. सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है बोथ BF3 एंड CH4 आर IR एक्टिव. थर्ड ऑप्शन में है CH4 इज माइक्रोवेव एक्टिव एंड IR इनएक्टिव. एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है BF3 इज माइक्रोवेव एक्टिव एंड IR एक्टिव. ठीक है. नाउ हम लोग ये पहले निकाल लेते हैं कि ये जो 2 मॉलिक्यूल्स दिया गया है इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है या नहीं. सो BF3 में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को पता है कि इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम लोग निकाले इंडिविजुअल बॉन्ड्स का डाइपोल मोमेंट तो ये ऐसे डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज फ्लोरीन. सो रिजल्टेंट जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होगा, मान लेते हैं अगर हम लोग ये 2 डाइपोल मोमेंट कंसिडर करें, इसका एक रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दे विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का. सो BF3 डज नॉट हैव ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट. सिमिलरली अगर हम लोग कंसिडर करें फॉर CH4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल मोमेंट ऐसे डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम. सो अगर हम लोग निकाले ये 3 नीचे का 3 बॉन्ड का जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा. ठीक है. और ये रिजल्टेंट और ऊपर वाले बॉन्ड का जो वेक्टर है दे विल बी equal and opposite in direction. Okay, so overall dipole moment in this molecule CH4 is also 0.
and we know CH4 molecule methane is non-polar, it does not have a permanent dipole moment. ठीक है, so both of these molecules are microwave inactive. so पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, both BF3 and CH4 are microwave active, ये गलत हो गया. थर्ड वाले ऑप्शन में है CH4 is microwave active, ये भी गलत है. फोर्थ वाले ऑप्शन में है BF3 is microwave active, ये भी गलत है. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोग का both BF3 and CH4 are infrared active. ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके इसका आंसर ऐसे निकाल सकते हैं. ओके, एंड दिस इज़ वेरी इजी. सो इसमें आसानी से हम लोग जैम में स्कोर कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2021 जैम एग्ज़ाम, और ये क्वेश्चन बेस्ड है अपॉन ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है इन द मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज, बट ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिकॉज ये 2021 जैम में आया था, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ. दिस इज़ वेरी सिंपल, सो जस्ट हम लोग को ध्यान से सुनना है. यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि द इंटेंसिटी ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक विजिबल लाइट इज रिड्यूस्ड बाई 90% ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑन पासिंग थ्रू ए 5 millimeter solution of a compound. If the path length is 4 centimeter, then the molar extinction coefficient of the compound is. So यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जो इक्वेशन अप्लाई होगा, that is known as Beer-Lambert's law. Okay, so what is Beer-Lambert's law? So according to this Beer-Lambert's law, क्या होता है एक्चुअली, हम लोग ऐसे एक क्यूवेट में एक सैंपल को किसी एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके हम लोग जो सैंपल का ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर एब्जॉर्बेंस हम लोग मेजर करना चाहते हैं, उस सैंपल को हम लोग कोई सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे और उसका सॉल्यूशन जो है वो इस वाले क्यूवेट में हम लोग डाल देंगे. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग रे ऑफ लाइट से हीट करेंगे और ये यहाँ से पास होगा. तो इससे हम लोग को जो रीडिंग मिलेगा वहाँ से हम लोग एनालाइज करेंगे कि इस सैंपल का एब्जॉर्बेंस क्या है, मतलब ये कौन से वेवलेंथ में एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सब हम लोग यहाँ से स्टडी करते हैं. सो वो वाला टेक्निकल पार्ट हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे सिर्फ जो चीज़ हम लोग को जानना है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, द एब्जॉर्बेंस of the sample, that is A, is directly proportional to the concentration C of the solution and is also directly proportional to the, अगर ये वाला जो क्यूबेट है और इसका जो विड्थ या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ द लाइट पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन. ओके, जितना लेंथ ऑफ लाइट इस सॉल्यूशन से पास हुआ है, या फिर बोल सकते हैं ये वाला जो क्यूबेट है इसका विड्थ ही होगा लेंथ ऑफ द लाइट पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन. ओके, so the width, this absorbance is directly proportional to the width of the, इसको कभी b से डिनोट कर सकते हैं या फिर कभी स्मॉल l से डिनोट करते हैं. so this is directly absorbance is directly proportional to the width l of the cubit. ठीक है, and together we write it as A equals to epsilon c L, where C is the concentration of the solution and L is the width of the cubit or length of light passed
through the solution. Okay, now अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है पाथ लेंथ दिया गया है ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर है, मीन्स L इज 4 सेंटीमीटर। ओके, कॉन्सेंट्रेशन भी दिया गया है C 5 मिलीमीटर, मीन्स 5 इंटू 10⁻³ मिली मोलर, सॉरी 5 इंटू 10⁻³ मोलर। ओके, यहाँ पे हम लोग को ये बोला गया है कि इंटेंसिटी ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक विजिबल लाइट इज रिड्यूस्ड बाई 90% ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑन पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, सो इंटेंसिटी को हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं बाय I. ओके, दिस इज द इंटेंसिटी, I इज द इंटेंसिटी of light due to absorption through solution, सॉल्यूशन जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, एंड I नॉट और एक टर्म है विच इज द ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो रिड्यूस हो गया है बाय 90% ड्यू टू एब्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये समझना है कि क्वेश्चन में हम लोग को बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स गलती करेंगे और आंसर गलत निकलेगा। ये NAT टाइप क्वेश्चन है, मीन्स न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। सो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा कि जो आंसर है वो कैसे रेंज में होगा या फिर अराउंड क्या वैल्यू हो सकता है। सो यहाँ पे ध्यान से हम लोग को समझना है, क्योंकि इसको अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिड्यूस्ड बाय 90%। ओके, तो कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी सोच सकता है कि रिड्यूस्ड टू 90%, दोनों में डिफरेंस है। अगर रिड्यूस्ड टू 90% हुआ तो एक इक्वेशन बनेगा, अगर रिड्यूस्ड बाय 90% हुआ तो और एक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पे बोला गया है कि एब्जॉर्बेंस के बाद जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हुआ है वो ओरिजिनल इंटेंसिटी से 90% रिड्यूस हो चुका है। सो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल इंटेंसिटी माइनस द ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी becomes 90% of the ओरिजिनल इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन में होता कि रिड्यूस्ड टू 90%, तो ये इक्वेशन बनता सिर्फ I इक्वल्स टू 90% ऑफ I नॉट, तो हम लोग का आंसर पूरा अलग आता। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि रिड्यूस्ड बाय 90%, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल इंटेंसिटी से जो ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटी है वो उसका डिफरेंस जो है वो 90% है। ओके, 90% ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी। सो यहाँ से अगर हम लोग निकालें देन I नॉट माइनस I विल बी इक्वल टू 9/10 I नॉट। तो हम लोग ये सोच सकते हैं यहाँ पे कि क्यों ये I नॉट और I ये सब इक्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि दिस विल बी यूज्ड इन द इक्वेशन ऑफ एब्जॉर्बेंस, उसमें हम लोग अभी आएंगे थोड़ी देर में। सो यहाँ से पहले I और I नॉट के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, सो I हो जाएगा हम लोग का, अगर I नॉट को कॉमन ले, ये हो जाएगा 1 माइनस 9/10, दिस मीन्स 0.1 I नॉट। ठीक है, सो I इक्वल्स टू 0.1 I नॉट। नाउ another equation which should be kept in mind is absorbance A is equal to log of I naught by I. ओके, सो इसको अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, लेंथ ऑफ द क्यूबेट है, और ये इक्वेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, सो नाउ एब्जॉर्बेंस नहीं दिया गया है बट वी हैव द इंटेंसिटी। सो यहाँ पे हम लोग इस वाले इक्वेशन से हम लोग अभी
रिप्लेस करेंगे, ये a हो जाएगा log ऑफ आई नॉट बाई आई एप्सिलॉन सी एल। हम लोग को निकालना है व्हाट इज़ दिस एप्सिलॉन। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रोपोर्शनलिटी है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एप्सिलॉन से रिप्लेस किया है, एंड दिस एप्सिलॉन इज नोन एज द मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, और वही अभी हम लोग को निकालना है। सो यहाँ पे आई नॉट बाई आई हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा log 10। एप्सिलॉन हम लोग को निकालना है, c है 5 इंटू 10⁻³ मोलर, l है हम लोग का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें एप्सिलॉन, log 10 हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हम लोग का 5 4 20 to 10⁻³ मोलर सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू 50 पर मोलर पर सेंटीमीटर। ओके, सो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि हम लोग हड़बड़ी में अगर क्वेश्चन पढ़े तो बहुत टाइम गलत हो जाता है। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्रॉम 2021। ओके, ये भी आया था 2021 जैम में, एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो यहाँ पे दिया गया है कि द सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज 3.8626 सेंटीमीटर इनवर्स। द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एंगस्ट्रॉम इज, यहाँ पे और जो वैल्यूज रिक्वायर्ड होगा वो दिया गया है। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल्सो NAT टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, सो अभी हम लोग को ये पहले पता करना है कि सेपरेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इन डायटोमिक मॉलिक्यूल का वैल्यू क्या होता है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इन डायटोमिक रोटर और इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स द सेपरेशन बिटवीन द energy levels is 2b, where b is the rotational constant, we already know, and this value is given as 3.8626 centimeter inverse. ठीक है, now b equals to h by 8 pi square IC और h by 8 pi square mu r square c. ओके, सो नाउ अभी अगर हम लोग ये यहाँ पे रिप्लेस करें तो हम लोग को मिलेगा 2 multiplied by h 8 pi square mu r square c is equals to 3.8626 centimeter inverse. ठीक है, now we can write all the values of these constants. This is the Planck's constant, which is 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, नाउ क्योंकि हम लोग को सब वैल्यूज़ लिखना है इन SI यूनिट, सो जूल सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, because joule is the unit of work and work is force into distance. Okay, what is force? Mass into acceleration into distance. So unit of mass हो गया kg, unit of acceleration हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, unit of distance हो गया मीटर, तो ओवरऑल हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और जूल सेकेंड है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय अनदर सेकेंड। ओके, नाउ नीचे हो गया हम लोग का
8 मल्टीप्लाइड बाई पाई स्क्वायर दैट इज़ 3.14 का स्क्वायर, और ये हो गया हम लोग का म्यू दैट इज़ द रिड्यूस्ड मास। नाउ कार्बन का हम लोग का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का है हम लोग का 16, एंड नीचे हो गया 12 प्लस 16। वी नो म्यू इक्वल्स टू m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। माइंड इट, ये जो वैल्यूज हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे 12, 16, दीज आर इन एटॉमिक यूनिट्स दैट इज ग्राम पर मोल, वी हैव टू कन्वर्ट इट टू kg। सो जब हम लोग एटॉमिक मास यूनिट को kg में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हम लोग का ग्राम पर मोल का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा हम लोग का ग्राम पर मोल। तो ऊपर एक ही ग्राम पर मोल बचा रहेगा, इसको हम लोग जब kg में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, देन वी हैव आर स्क्वायर, और ये यहाँ पे मैं इरेज कर रही हूँ, म्यू यहाँ पे लिखती हूँ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आर स्क्वायर रहा यहाँ पे, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई c3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया ओवरऑल इक्वल्स टू 3.8626 पर सेंटीमीटर। अभी हम लोग को क्या करना है, सब कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन करने के बाद खुद से कैलकुलेट कर लेना। ध्यान में रखना कि यहाँ पे ये सेंटीमीटर इन्वर्स है और यहाँ पे सब SI यूनिट में है, ये CGS में है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंगली इसको चेंज करना है इनटू मीटर। ओके, सो kg यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड्स टू द पावर -2 हो जाएगा पर सेकेंड, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट होके वहाँ पे ऊपर में रहेगा मीटर। ओके, सो ये सेंटीमीटर इन्वर्स जब हम लोग मीटर में अभी कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग इस तरफ लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो अल्टीमेटली ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर को जब हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो आर स्क्वायर विल बी समथिंग सम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो ये आर स्क्वायर अल्टीमेटली हम लोग का हो जाएगा, सेंटीमीटर इन्वर्स को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद आर स्क्वायर ये हो जाएगा समथिंग अराउंड 127.4 इंटू 10⁻⁻22 मीटर स्क्वायर। सो आर हो जाएगा हम लोग का 1.13 इंटू 10⁻10 मीटर, दैट इज 1.13 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, और ऐसे करके हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, सो दीज वेर द 3 क्वेश्चंस ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो जैम 2021 में आया था। In upcoming videos, we will keep on discussing some other previous year's question on molecular spectroscopy, so stay tuned. और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे then please make sure to subscribe to this channel and share the videos among your friends and support this channel. आप लोग को इस लेक्चर का PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।